मुरलीधर नाम का एक गांव था, जहां पर दो बच्चे साहिल और प्रथम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर कस्बे से जुड़े हुए महासागर में एक कस्बा जुड़ा हुआ है जो बिल्कुल महासागर के दरमियान है। वहाँ के कस्बे में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं और वहाँ भी इस कस्बे की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहाँ पर। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे यकीन करूं? ये बात एकदम ठीक है, चाहो तो जाकर देख लो। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और जुर्रत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली कस्बे में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रदुम को समुंदर के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रदुम साहिल के बुलाने पर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बुजुर्ग बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक कस्बा है जहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों की तरह दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें दफतन से ये कहानी क्यों याद आ गई? और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधुम, मैंने कहा था ना कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी मेरे भाई। चलो मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अरे नहीं यार, दोस्त की कसम मत दे यार। चल यार, बैठ जा नाव में। प्रदुम साहिल के नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रदुम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। चलो वापस चलते। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। क्या? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस कस्बे को ढूंढने के, नहीं तो जान हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी हालत में डाल दिया है कि अगर हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसी हालत में ही लोग जिंदगी में कुछ आगे कर सकते हैं। हे ऊपर वाले, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा पागल दोस्त दिया? साहिल और प्रदुम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के ओर अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रदुम, प्रदुम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो रहा एक जगह जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। क्या ये वही कस्बा है तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही कस्बा है। ये वही मछली कस्बा है। उनकी कहानी झूठी नहीं थी, हकीकत हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस कस्बे को ढूंढ लिया प्रद्युम। यस! साहिल और प्रदुम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस कस्बे के बारे में सुना था, इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। शिल्पा साहिल और प्रदुम को अपने घर ले जाती है, जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो हकीकत में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। ठीक कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वे दोनों शिल्पा के घर में बैठ जाते हैं।
शिल्पा उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वे दोनों खाना खाकर उठते हैं, शिल्पा का भाई सुरेश वहाँ आ जाता है और शिल्पा से कहता है, क्या यही दोनों हैं जो बाहर से आए हैं? प्रद्युम्न धीरे से साहिल से कहता है, ये पक्का हमें मारने आया होगा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ यार, कहाँ फंस गए। साहिल सुरेश से कहता है, भाई हम पक्का चले जाएंगे और कभी किसी को इस कस्बे के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सच में हम लोग इस समंदर में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, बस हमें माफ कर दो। अच्छा, तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ? दरअसल हम लोगों को आपकी मदद चाहिए इस गांव को बचाने के लिए। किससे? हमारे प्रधान से। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले हमारे कस्बे ने प्रधान को चुना और हमारे प्रधान को जादुई मोती की माला पहनाई, जिसे पहनने के बाद प्रधान के पास जादुई ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से अगर कस्बे वाले प्रधान की बात नहीं मानते, वो अपनी ताकत से सबको काबू में कर लेता है। हमारे कस्बे में एक जादुई आईना भी है जो हमारे कस्बे और बाहर की दुनिया को जोड़ लेता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आईने को अपने घर में रख लिया है। अब मैं बाहरी दुनिया में भी अपना डंका बजाऊंगा। मैं इस कस्बे में आसानी से मिलने वाले मोतियों को बाहर बेचकर बहुत रईस हो जाऊंगा और अपने ताकत का इस्तेमाल करके कस्बे वालों के ही मोती बिनने के लिए कहूंगा। प्रधान इतना लालची इंसान निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारे गांव के मोतियों में जादुई ताकत होती है। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उनकी समस्याएं हमारे गांव को भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप चाहते क्या है? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप इस कस्बे के नहीं हैं, तो प्रधान की शक्तियों का असर आप पर नहीं होगा। ओह, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि हम उस प्रधान से वो आईना जो बाहरी दुनिया को इस मछली कस्बे से जोड़ता है, उसे उसके घर से चुरा ले, यही ना? वो वापस से अपने मोतियों की ताकत का इस्तेमाल करके वो आईना ले लेगा। हमें उस मोती की माला को उसके गले से चुराना होगा। बिल्कुल, हमने तो उसे अच्छा समझा था, लेकिन वो लालची निकला। कोई बात नहीं, आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सुरेश और शिल्पा दोनों प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और प्रधान को आवाज लगाने लगते हैं, प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जब वो ये आवाज सुनता है तो कहता है, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रहा है? जाकर देखता हूँ। प्रधान घर के बाहर आता है। ओह, तुम दोनों भाई बहन हो। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रधान जी, गांव के अनमोल मोतियों को बाहरी दुनिया के साथ मत बांटिए। ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा कस्बा इन्हीं अनमोल मोतियों की वजह से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। पता है ना, मेरे पास जादुई मोती की माला है। प्रधान जी, ये गलत है। साहिल और प्रद्युम्न चुपके से प्रधान के घर में घुस जाते हैं। सुरेश और शिल्पा वहाँ सिर्फ प्रधान का ध्यान खींचने के लिए आए थे। प्रधान दूसरी ओर अपना हाथ आगे करता है और सुरेश और शिल्पा से कहता है, तुम दोनों अभी के अभी मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ। प्रधान के इतना कहते ही दोनों खम्बे की तरह एक जगह खड़े हो गए और दूसरी ओर साहिल और प्रद्युम्न वो आईना ढूंढने लगते हैं। अरे, प्रधान ने यहाँ आईना कहाँ रखा होगा? पता नहीं, जल्दी ढूंढो, नहीं तो ये आदमी हमें खंबा ना बना दे। इसका जादू शायद हम पर काम नहीं करेगा। और अगर कर लिया तो? और नहीं किया तो? साहिल और प्रद्युम्न प्रधान के घर में झगड़ने लगते हैं। इतने में ही प्रधान उनकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। कौन है अंदर? सामने आओ, नहीं तो खंबा बना दूंगा। साहिल प्रधान के कमरे में भाग जाता है। जब प्रधान अंदर आकर साहिल को देखता है तो वो कहता है, तुम कौन हो? पक्का तुम मेरा जादुई आईना चुराने आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा दोस्त तो। तुम्हारा दोस्त? तुम तो अकेले खड़े हो। हाँ? प्रद्युम्न जब इधर उधर देखता है तो उसे साहिल कहीं नजर नहीं आता। धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ खंबा बनने के लिए। प्रद्युम्न अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रधान प्रद्युम्न से कहता है,
मेरी ताकत दिखाओ, अपनी जादू, और बनाओ इसे खंबा। प्रद्युम्न पर उसकी ताकत का कुछ असर नहीं होता और पीछे से साहिल चुपके से आकर प्रधान के गले से उसके मोतियों की माला खींचकर उसके गले से निकाल देता है। जैसे ही माला उसके गले से उतरती है, सुरेश और शिल्पा ठीक हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। सुरेश जल्दी से उस माला को अपने गले में पहन लेता है। वो माला मेरी है, मुझे वापस दो। अब मोतियों की शक्ति मेरे पास महफूज रहेगी। हे मोतियों की माला, सुन मेरी बात और बना दे इसे खंबा। सुरेश के इतना कहते ही प्रधान उस खम्बे की तरह एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा हो जाता है और अगले दिन गांव वाले सुरेश को प्रधान बना देते हैं और आईना भी सुरेश को मिल जाता है। सुरेश और बाकी सब उसी जगह मिलते हैं जहां पर साहिल और प्रद्युम्न अपनी नाव लेकर आए थे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल और प्रद्युम्न। यह हमारा फर्ज था सुरेश। और मेरा भी। आप लोग इस आईने के अंदर जाएंगे तो सीधे अपने गांव में पहुंच जाएंगे। साहिल और प्रद्युम्न दोनों उस गांव में चले जाते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ये कहानी सुनाने लगते हैं। नीलगिरी पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुन के बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पे मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा भी है, कुछ तो पैसे बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़े ना है, वो तो सब ऊपर के कारोबारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो मुझे दे दीजिए ना आप। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता। पूरे दिन नमक में रह रह कर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने की वजह से बहुत परेशान था। उतरे में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उसे कहने लगा, ऐसा चुप चुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं क्यों भागूं? मैं तो अपना अब पसीना पहुंच रहा था। आप खामखा शक कर रहे हैं। सिर्फ काम की बात करता हूँ। हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए, पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके। मैं आपको वहाँ कोई न कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो खाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या। मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छिप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बेहद जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक के ढेरों में डाल देते हैं। वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरों के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना तहलका किसने मचा दिया? यहाँ सब बिखरा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा।
बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर पड़ी। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बेहद तेज चमक रहा है। ये हीरा तो नहीं है। भूरा उस हीरे के टुकड़े को लेकर वहाँ से चला गया और एक जौहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए, ये हीरे कितने में लेंगे आप? और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो। हीरा, और वो भी तुम्हारे पास। ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जौहरी एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है। तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना, और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाता हूँ। तुम यही रहो, मैं पैसे लेकर अभी आया, बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये देखो, इतने सारे पैसे आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना है ये। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लगे ना जी? कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने पैसे? तब जाकर भूरा अपनी बीवी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहां से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भोला भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए, और उसके हाथ में अभी भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहां डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसी नाइंसाफी है। दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसी साजिश हमारे साथ ही क्यों की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें मायूस देखकर डाकू का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश के लिए तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल की दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया, जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों है। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसकी तकलीफ का हल मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ। कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाह को यहाँ से रिहा कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे। कैसे रिहा करोगे हमें? तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है। ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाए? हम अंदर कैद है,
आप ही लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई। उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो, इन डाकुओं को सजा मिलेगी, हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी। उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे ये तो हीरो की नमक है। अब ये कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत के ताकत का कमाल है। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया। हीरे की नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। ये कहानी समुद्र के लुटेरे शमशेर की है, जो कि जाना माना समुद्री लुटेरा था। अपने साथियों के साथ उधम मचाना ही उसका काम था। शमशेर और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलता वो आकर गांव और बस्तियों को लूट कर चले जाते। मैंने सुना है कि रामनगर में सोने की खदान है, वहाँ हमें जाना चाहिए। उस जगह से इतना सोना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। जी उस्ताद, मैं तो थक गया हूँ इस लूटमारी से। एक बारी हमला करेंगे, जमकर करेंगे। शमशेर अपने साथियों के साथ उस सोने के खदान में पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसे समुद्र देवता का श्राप लग जाता है। कपटी दुष्ट, तू यहाँ तेरे करतूतों की वजह से नहीं बल्कि मेरी माया की वजह से आया है। इस सोने की खदान में जो भी आएगा वो समुद्र में बंदी बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन तुझे उसी एक टापू पर बिताना होगा और अगर एक भी कदम बाहर रखा तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे। उस टापू से निकलने का उपाय सिर्फ लोगों की सेवा करना है। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। समुद्र देवता के श्राप से शमशेर और उसके साथी एक टापू में फंस गए थे, जहां कई साल रहने के बाद भी उन्हें आजादी नहीं मिली थी। पूरे 2 साल हो गए, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई आ सकता है। ये कैसा गुनाह किया है हमने? क्या करे उस्ताद, मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ। ये बद्दुआ कैसे टूटेगी ये मुझे भी पता नहीं। समुद्र देवता का श्राप लोगों की भलाई और लोगों की मदद करने से ही टूटेगी, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। शमशेर और उसके साथी बात कर ही रहे थे कि समुद्र से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में रघुवीर उनके पास पहुंचा, जो कि बेहद बुरी हालत में था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब ना जाऊं। मालिक, वो देखिए, वहाँ से एक आदमी आ रहा है और वो कहीं डूब ना जाए। मैंने 2 साल में आदमी पहली बार देखा है। इसे इस टापू में बुलाओ, हमारी सारी मदद हो जाएगी। जी, ये रस्सी समुद्र में डाल दो और उसे हमारे पास खींच लो। उन समुद्री लुटेरों ने रघुवीर के लकड़ी के छोटे से टुकड़े के पास एक रस्सी फेंकी और उसे अपने टापू पर खींच लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई, वरना क्या होता पता नहीं। तुम सब लोग हो कौन? हम समुद्री लुटेरे हैं, इस टापू पर कैद है और तुम हमारी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकेगी। रघुवीर उनकी बातें सुनकर डर गया। तब शमशेर ने उसे सारी बातें बताई। तुम सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ है मालिक, अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा तो चलो ठीक है, मैं किसी ना किसी की मदद ले लूंगा, लेकिन तुम हमें यहाँ चढ़ाने आए हो या हमारी मदद करने? और याद रखना, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। तुमने कहा श्राप लोगों की मदद करने से टूटेगा, तो क्यों ना तुम ढाबा खोल लो। तुम्हारी नाव से मैं लोगों को यहाँ ले आया जाया करूँगा, जिससे लोगों का आना जाना होगा। तुम इस टापू में ही रहोगे और इससे तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और मैं झींगे मछली सब बहुत अच्छा बनाता हूँ। सही कहा रघुवीर भाई ने, एक यही जरिया है हमारे बाहर जाने का। तो फिर ठीक है, हम आज से ही सारी तैयारी करेंगे। इस टापू से लकड़ियाँ काट कर एक बढ़िया बड़ा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बनवाओ। शमशेर की बात सुनकर उसके साथियों ने वैसा ही किया। एक बड़ा सा समुद्री ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। ये हुई मेरी समुद्री ढाबा बनकर तैयार।
रघुवीर, इसके आगे अब सब तुम्हें देखना है। कैसे भी कर कर ग्राहकों को बढ़ाओ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लोगों को कैसे भी कर कर ले आऊंगा। तुम बस अच्छे अच्छे खाना बनाकर तैयार रखो। तुम उसकी चिंता मत करो, जो आकर खाएगा उंगलियां चाट कर जाएगा। शमशेर और उसके साथी मिलकर ढाबे के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर मछलियाँ, झींगे और कई सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं और रघुबीर के इंतजार में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर रघुबीर लोगों को समुद्री ढाबे में आने की दावत देता है। आओ आओ, समुद्री ढाबे में आओ, अच्छे अच्छे पकवान खा कर जाओ, शहर की भाग दौड़ से बच जाओ। आओ आओ आओ, परिवार के साथ आओगे तो डबल ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। समुद्री ढाबा? ये क्या है भाई साहब? हम तुम्हें समुद्र के बीचों बीच ले जाकर ढाबे का खाना खिलाएंगे, ठीक पानी के बीच। ये सुनकर ही बेहद अच्छा लग रहा है। मैं सबको आपके ढाबे पर लेकर चलूंगी। समुद्री ढाबा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। जल्दी करो, सब लोग समुद्र के किनारे वाली नाव पर चढ़ जाओ। तुम सभी को मैं समुद्री ढाबे पर लेकर चलूंगा। रघुबीर सबको नाव में बिठाकर समुद्री ढाबे में लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि शमशेर और उसके साथियों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। शमशेर सभी ग्राहकों को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वाह रघुबीर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इन सब का पेट अच्छे से भर जाएगा तो हम सब आजाद हो जाएंगे और हम दोबारा लुटेरा नहीं बनेंगे। सिर्फ हम घर जाकर अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल सही कहा, किससे चोरी करना अच्छा लगता है, वो तो हालात बुरे हो जाते हैं। चलो सबको खाना बांटो। शमशेर और उसके साथियों ने सबको खाना खिलाया। सब बड़े चाव से मछलियाँ खा रहे थे, जिसे देखकर रघुबीर और शमशेर दोनों ही बेहद खुश थे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। हम ये काम करते रहेंगे। ये काम जब तक करना है जब तक समुद्र देवता प्रकट न हो जाए। वो जरूर हमारी गुजारिश सुनेंगे। रघुबीर शहर से लोगों को समुद्री ढाबे में लेकर आता है। लोग आते गए और शमशेर अपने समुद्री ढाबे से लोगों का पेट भरता गया। धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। एक दिन एक भिखारी नाव में बैठकर समुद्री ढाबे में आया, जिसे देखकर शमशेर ने कहा, आप कौन? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं आया भी पहली बार हूँ। अरे ये एक भिखारी है, इसे भूख लगी थी इसीलिए मैंने नाव में बैठा लिया। इन्हें भी आज खाना खिला दो। यह भी कोई कहने की बात है? ये काम तो हम जरूर करेंगे। शमशेर ने उस बूढ़े भिखारी को अपने हाथ से खाना खिलाया। जैसे ही एक निवाला उस भिखारी ने खाया, वो समुद्री देवता के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे परिश्रम और अच्छे भाव से प्रसन्न हुआ शमशेर। तुमने अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं हर एक चीज समझ और सीख चुका हूँ। अब से मैं इस टापू पर समुद्री ढाबा चलाया करूँगा और लोगों की भूख मिटाया करूँगा। इसीलिए मेरा एक वरदान है तुम्हें, तुम और तुम्हारे साथी इस ढाबे में जो भी बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन चलता रहेगा। तथास्तु। इतना कहकर समुद्री देवता गायब हो गए। उनकी बात सुनकर शमशेर और रघुबीर ने अपना जादुई समुद्री ढाबा चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे शहर और मोहल्लों में समुद्री ढाबे का बोलबाला हो गया और सब हंसी खुशी वहां आने लगे। अब शमशेर और उसके साथी श्राप से आजाद होकर शहर और गांव घूमने जाया करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।